ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, तो एकतादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। चलिए, तुर्क ए चहलगानी सेटअप किया। तुर्क ए चहलगानी 40 सरदारों से, उनके जिसमें गुलाम भी थे, अमीर भी थे, विश्वस्त लोगों से, जिसमें उसका एक गुलाम, इल्तुतमिश का एक गुलाम बलवन भी था। ये सब मिल करके फुल सिक्योरिटी मेंटेन करते थे। तो इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी सेटअप किया। ये सवाल बना देगा और हॉट क्वेश्चन है, साइड करिए। अब आइए, इल्तुतमिश करेंसी स्पेशलिस्ट था, मुद्रा विशेषज्ञ। उसने भारत में विशुद्ध रूप से अरबी पैटर्न के सिक्के इंट्रोड्यूस किए। इंट्रोड्यूस अरबिक पैटर्न क्वाइंस फर्स्ट टाइम प्योर फॉर्म इन इंडिया। उनके अरबी, अरबी का मतलब अरबी यानी अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड का मतलब जो वेस्टर्न एशिया है, नॉर्दर्न अफ्रीका है, वहाँ पे जो मुस्लिम शासक थे, वो जिस प्रकार के सिक्के ढालते थे, इशू करते थे, उन सिक्कों पर एक डिफिनिट पैटर्न, डिफिनिट वेट, डिफिनिट डिज़ाइन होता है, डिफिनिट वैल्यूज होते लिखे, प्लस किस ईयर में इसे इशू किया गया है, किस टकसाल में ढाला गया है, कौन से सुल्तान के समय किया गया है, ये सब बातें उसमें थी। वही तमाम चीज़ों की गुणता के साथ, यानी गुण के फीचर के साथ, जब भारत में इसने सिक्के ढाले तो कहते हैं अरबी प्रकार के शुद्ध सिक्के भारत में किस सल्तनत के किस शासक ने किए, तो इल्तुतमिश ने। कितने सिक्के जारी किए? 3 सिक्के। सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? सबसे बड़ा सिक्का था जिसको कहते हैं टंका, TANKA, टंका। ये सबसे बड़े वैल्यू का था, चांदी का था। फिर उसके बाद आया क्या? जीतल, ये तांबे का था और उससे लो वैल्यू का था। फिर आया शशगनी, ये भी तांबे का था और लोएस्ट वैल्यू का था। तो शशगनी सबसे छोटे मूल्य का, टंका सबसे बड़े मूल्य का, बीच का जो है वो था जीतल। ठीक है, तो टंका, जीतल, शशगनी, चांदी, तांबा, तांबा, तीनों सिक्के का प्रचलन किसने किया, किसने ढलवाया? इल्तुतमिश ने। टंका चांदी का और ये सब तांबे का, ये तीनों सिक्के क्या थे? रियल करेंसी। रियल करेंसी का मतलब जो उसका मेटल की वैल्यू है एज ए मेटल, वही उस सिक्के की वैल्यू है और वही उस पर लिखा हुआ है। तो ये मतलब रियल करेंसी। आज सारे टोकन करेंसी है, रियल करेंसी नहीं है। चलिए, ये भी हो गया करेंसी से रिलेटेड। अब आइए, अब देखते हैं इल्तुतमिश के, हमने जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उस पर एक कंस्ट्रक्शन वर्क पे बता दिया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया और अपने आध्यात्मिक गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा। उनकी मज़ार महरौली में ही है। इससे दो बातों का जिक्र हो गया कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया, ऊपर की 2 मंजिल किसने बनाई मूल रूप में। फिर बात हो गई कि इसे कब कंप्लीट किया गया, तो देखिए अलग अलग समय पर अलग है। कहीं पर इसे कहते हैं 1228 में, कहीं 1230 में। एक्चुअली 1235 में कंप्लीट हुआ ये है, 1235। अगर ये ऑप्शन ना हो तो 1230 पर टिक लगा के आइए। ठीक है, याद रखना। अब सवाल दूसरा मैंने क्या कहा, इससे ये पता चला कि इल्तुतमिश का आध्यात्मिक गुरु कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चिश्ती संप्रदाय का यह चेला था। अब अगले पॉइंट पर कुतुबुद्दीन ने, सॉरी, इल्तुतमिश ने साकेत, जो आज साउथ दिल्ली है, वहां पर एक वाटर रिजर्वेयर तैयार किया, जलाशय, और उसका नाम उसी के नाम पर पड़ा, शमसी तालाब। तालाब यानी टैंक, शमसी टैंक, इसी का निर्माण किया हुआ है, जो आज भी एक खंडर अवस्था में है, साफ करके काम किया जा सकता है। अब अगले पॉइंट पर आइए। इसका एक बेटा था, बहुत काबिल तारीफ था, सोचता था उसी को सुल्तान उत्तराधिकारी डिक्लेयर करेगा, लेकिन वो बेटा अनटाइमली डेथ कर गया, जिसकी याद में उसने उसका एक मकबरा बनवाया, और वो भी महरौली की तरफ ही मकबरा है। मकबरे का नाम है सुल्तान गढ़ी का मकबरा, द टॉम्ब ऑफ सुल्तान गढ़ी, इन द मेमोरी ऑफ हिज सन। क्लियर? पूछेगा सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इसी ने बनवाया। अब अगला पॉइंट, ये जो 12 खंभा है, जो 12 खंभा रोड है दिल्ली में, 12 खंभा,
वहाँ पे एक जमींदार था, 12 खंबे पर उसकी महल थी, तो वो भी उसी के समय बना, इल्तुतमिश के समय बना, ये भी सवाल आता है। अब आइए सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इट इज द ओल्डेस्ट टॉम इन इंडिया। दिल्ली में सबसे पुराना मकबरा दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में देखें तो किसका? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये याद रखिए। यहां तक आप समझ में आ गई बात? चलिए अब अगली कड़ी में बात करें। कंस्ट्रक्शन वर्क में ये 3 बातें आपके, शमसी तालाब, कुतुब मीनार, सुल्तानगढ़ी का 3। अब आते हैं इल्तुतमिश और किसके लिए जाना जाता है, तो ध्यान दें हम अगले कड़ी में देखें इल्तुतमिश बमियान, यू नो बमियान, बमियान पर गया था चढ़ाई करने, ठीक है, और बमियान पे चढ़ाई के संदर्भ में देखते हैं कि वो बीमार पड़ गया और घोड़े पे भी चढ़ने लायक नहीं रहा, तो वो पालकी में आया, प्लैंक्विन होता है ना, पालकी में आया, बीमार रहा। बीमारी के दौरान उसे लगा कि उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसने अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया कि मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरी पुत्री रजिया बेगम मेरी उत्तराधिकारिणी बनेगी। शी बिकम माई सक्सेसर आफ्टर माई डेथ, रजिया बेगम। और इस बात को उसने सिक्के जो होते थे टंका, उस पर भी डिपिक्टेड, खुदवा दिया, उकेरवा दिया, खुदवा दिया, ताकि जन जन तक ये सिक्के जाएंगे और जन जन तक मालूम है कि सुल्तान की इच्छा क्या है। तो ये काम करवाया। तो किसने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया? वह सुल्तान कौन? इल्तुतमिश। रजिया बेगम किसकी उत्तराधिकारी बनी थी? अपने पिता की। रजिया बेगम के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्ताना या रजिया बेगम, ठीक है। इल्तुतमिश ने किसका नाम सिक्कों पर खुदवाया था अपने उत्तराधिकारी के लिए? रजिया बेगम। देखा कितने तरीकों से पूछेगा, नरेशन बना बना के, एक्टिव पैसिव बना बना के 4-5 तरह के सवाल बना देगा, क्वेश्चन टैग लगा देगा, ये सब चीजें। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब देखते हैं इल्तुतमिश डेथ किया, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसकी कुछ और भी चीजें, तो छिटपुट में देखें हम कहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पीछे और कोई सवाल शुरुआत की जाए, पर हाँ उसने जो टंका जारी किया, टंका 175 ग्राम ऑफ सिल्वर का था, 175 ग्राम के टंके हुआ करते थे। यह अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए, तो आपने देखा कुल मिलाकर के इल्तुतमिश ने इस तरह से काम किया। इल्तुतमिश के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट है। अगले कड़ी में आइए, कभी भी पूछे वह कौन कौन सा सुल्तान हुआ जो अपने राजकीय कार्यों में, राज कार्य में धर्म का इस्तेमाल नहीं करता, तो इल्तुतमिश नहीं करता, अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं करता, और बलवन भी नहीं करता। तो समझ आया? इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक नहीं करता। लेकिन किसी एक को अगर बोले चूज करने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी को चूज करिएगा। जब पूछे इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष शासक था या राजनीतिक मामलों में धर्म का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता, तो अलाउद्दीन खिलजी पे ही टिक लगेगा। जब कौन पूछे तो ये चारों का आता है, यूपीएससी ऐसे पूछ चुकी है, एनसीईआरटी भी लिखती है। तो चलिए इल्तुतमिश को आप बरी कर दीजिए। अब इल्तुतमिश के बाद कौन आया सत्ता? रजिया नहीं आ सकी, उसकी जगह उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज आ गया। उसने गद्दी ले ली, गद्दी ले तो ली, लेकिन बहुत जल्दी हम देखते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज किसी युद्ध के सिलसिले में एक भारी सेना लेकर के राजधानी के बाहर गया हुआ था। सही मौका था। रुकनुद्दीन की जो माँ थी, जिसे शाह तुर्कन कहा जाता था, जो रनिवास की दासी थी, यानी इल्तुतमिश की महल की एक दासी थी, स्लेव लेडी थी, जो महल में काम करती थी, और उससे मोहब्बत हो गई या जो भी, उससे शादी कर लिया था इल्तुतमिश ने। कई बीवियां थी, तो उसी का बेटा था, उसी से रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी ले लिया, लेकिन जब राजधानी से वो बाहर गया था, तो सही मौका तलाश करके जो है, हम देखें तो रजिया बेगम,
जुम्मे के रोज, जुम्मा यानी फ्राइडे, शुक्रवार के रोज रेड क्लॉथ, रेड ड्रेस पहनकर जो मेहरौली स्थित कुव्वल उत इस्लाम मस्जिद था, उस मस्जिद के सामने स्टैंड की, जब दोपहर की नमाज, बड़ी नमाज फरमाई जा रही थी। तो जब नमाजी लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले, मुल्ला लोग, मौलवी लोग, उलेमा लोग, इस्लामिक स्कॉलर्स, तो देखा रजिया लाल वस्त्र में है। उस जमाने में शुक्रवार के रोज बड़ी नमाज के वक्त अगर आप बड़ी मस्जिद के सामने, जुमा मतलब बड़ी मस्जिद के सामने लाल वस्त्र में हैं, मेल या फीमेल, तो ये माना जाता है कि फरियादी हैं, फरियाद लेकर आए। तो पूछा गया क्या फरियाद है, तो उसने कहा कि जो हमारे पिताजी की इच्छा थी, हमें सुल्ताना बनाया जाए, आप लोगों की मदद चाहिए। और सभी लोग त्रस्त थे रुकनुद्दीन फिरोज की मां शाह तुर्कन से। और इन मुल्लाओं को लगा कि शायद मनमोहन सिंह खुद चलकर आ गए, यानी जो शालीनता में इतने हैं कि उनको कहा जाता है कि पगड़ियां भी 10 जनपद के आज्ञा अनुसार बदलते थे। खैर चलिए, मुहावरे हैं, पर जो भी है, तो उनको लगा कि रजिया बेगम एक महिला है, इसे रबर स्टैम्प के रूप में इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, हम अगर मदद करेंगे इसको सत्ता में। इस सब को ख्याल में लेते हुए तमाम मुल्ला वर्ग और दिल्ली की आवाम ने मिल करके रजिया का समर्थन किया और रजिया का राज अभिषेक हो गया। रजिया सुल्ताना बन गई। याद रखिएगा, लाल वस्त्र, शुक्रवार, कुव्वत उल मस्जिद मेहरौली में याचना की, और रजिया मुल्लाओं और दिल्ली की जनता की मदद से सुल्ताना बनी, और रुकनुद्दीन उधर ही रह गया, ये सुल्ताना बन गई। समझ में आ गई बात? तो हम रजिया पे अब फोकस करेंगे। एक्चुअल फोकस अब क्या होगा? रजिया पे। तो ध्यान से अब सुनिए, रजिया के ऊपर, रजिया बेगम के ऊपर हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। जो पांचवी है वह है रजिया बेगम। रजिया सुल्ताना। इसका टाइमिंग जो है बेटा 1236 से 1240, ये टाइम रजिया सुल्ताना। सिंगल वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली in Indian history. Indian history. बेटा रजिया बेगम के ऊपर जो बात करेंगे जरा सुनिएगा। रजिया बेगम यानी जब सुल्तान बन गई तो सुल्ताना हो गई। 1236 से 1240 का वक्त है। ध्यान दें, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली भारतीय इतिहास की एकमात्र महिला, फर्स्ट एंड लास्ट, सिंगल, एकमात्र महिला शासिका रजिया बेगम। समझ में आ गई होगी बात? ये हॉट क्वेश्चन है, बार बार आता है। रजिया किसकी पुत्री थी, किस प्रकार से सत्ता प्राप्त की, ये सब पता है। अब ये 4 साल में रजिया के संदर्भ में जो क्वेश्चंस बनेंगे उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ध्यान से सुनिए। रजिया के पास कुल मिलाकर के 10 सवाल होंगे, नो डाउट। जरा समझिए। एक तो पिता का नाम, किसकी बेटी थी, कैसे सत्ता प्राप्त की, और फिर किसके समर्थन से सुल्ताना बनी। ये 3 सवाल तो हमने पहले ही आपको जज कर दिए। 7 सवाल के दायरे में चलते हैं आगे। देखिए, ध्यान से सुनिए। रजिया बेगम एक अच्छी शासिका साबित हुई। राजकाज के संदर्भ में उसे घोड़े भी चढ़ने होते, नकाब भी कभी कभी हटाने होते, लिबास भी अलग ढंग से पहनने होते। वो पुरुषों जैसे पोशाक, शेरवानी पहना करती, टोपी लगाया करती, नकाब भी कभी कभी हटाना पड़ता, और दौरे पर जाती थी, मोर्चे को खुद संभालती थी, सारे डिसीजन लेती थी। इन सब ख्यालों से देखा जाए तो ये चीज़ें
मुल्लाओं को पसंद नहीं आया और मुल्लाओं ने इस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मुल्लाओं ने आरोप लगाना क्या शुरू किया? तो मुल्लाओं ने कहा रज़िया इश्क फरमाती है। किससे? तो अपने ही एक काले हबसी निग्रो गुलाम से। रज़िया अनमैरिड थी। जनता बड़ी जल्दी विश्वास करती है। ध्यान में रखिएगा। और स्त्रियों पर जब यह आरोप लग जाए तो जस्टिफाई करने में जिंदगी बीत जाती है। खैर, कुल मिला करके अब हम बात करें जो भी है, जरा ध्यान से सुनिए। रज़िया गद्दी पर आई तो रज़िया का एक गुलाम जो रज़िया का बॉडी गार्ड बना। रज़िया अनमैरिड थी, सुंदर थी, बॉडी गार्ड बना, जिसका नाम था जलालुद्दीन मलिक याकूत। जलालुद्दीन मलिक याकूत अफ्रीकन ओरिजिन निग्रो यानी हबसी था। आज के एथोपिया देश का रहने वाला था। अफ्रीका में एक एथोपिया है जिसका पुराना नाम अबिशीनिया था। वहां का रहने वाला था। पॉइंट क्लियर? गुलाम था, ग्लैडिएटर था, तलवारबाज था, इसके साथ रहता था हर वक्त हर पल। यूं समझिए अगर वो है तो रजिया का बाल बांका कोई नहीं कर सकता, यानी एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, इतनी किसी को शक्ति नहीं। बांका मतलब टेढ़ा, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो रजिया का ये बॉडी गार्ड है। इसी पर आरोप लगा दिया कि ये रजिया इसे इश्क फरमाती है। पर चलिए जो भी है, जब तक वो है सब कुछ है। अब रजिया के खिलाफ समय के साथ तीन लोगों ने विद्रोह किया। एक भाई था बहराम शाह, एक अमीर था कबीर खान, ठीक है, और एक भटिंडा का गवर्नर था अल्तूनिया। भटिंडा का गवर्नर कौन था? मलिक अल्तूनिया। ये तीनों ने विद्रोह कर दी वन बाय वन। बहराम शाह को समाप्त कर दिया, मतलब कि डिफीट कर दी रजिया। कबीर खान को भी डिफीट कर दी, दोनों को डिफीट कर दी। लेकिन बड़े चालाकी से जब सो रहा था जलालुद्दीन मलिक याकूत, तो उसकी हत्या षड्यंत्रकारियों ने कर दिया। अब रजिया थोड़ी कमजोर पड़ गई। फिर भी जो तीसरा विद्रोह था रजिया के खिलाफ, वो था मलिक अल्तोनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा, पंजाब। तो यहां पर युद्ध हुआ। यहां रजिया हार गई और मलिक अल्तुनिया ने अपने राजमहल में उसे कैद कर लिया। कैद कर लिया, ध्यान रखिए। इस दरमियान हम देखते हैं जो बहराम शाह भाई है, बहराम शाह और कबीर खान दोनों मिल गया और बहराम गद्दी पर आ गया। 1240 में गद्दी पर आ गया और बहराम शाह ने जो है गद्दी संभाल ली। अब रजिया को देखें, वो कैद है, अनमैरिड है, राजनीति कुछ और कहती है। रजिया ने पाशा फेंक दिया मलिक अल्तुनिया को, विल यू मैरी मी? तो स्वाभाविक है उसने हाँ कहा और शादी दोनों रचा ली। अब मलिक जो है अल्तुनिया और रजिया के हित, इंटरेस्ट एक हो गए। गद्दी इन दोनों ने मिलकर के अब बहराम शाह के खिलाफ बगावत की और गद्दी लेने की कोशिश की। पर बहराम और खबीर मिल जाने से ताकत अब इसके पक्ष में था। अतः बहराम शाह ने इन दोनों को मजबूर कर दिया जंगल में शरण लेने को। तो दोनों कैथल, हरियाणा के कैथल के जंगल में शरण ले लिए। लिसन केयरफुली। और क्या होता है? और क्या होता है? तो अब बहराम शाह ने कबीर खान को आज्ञा दी कि दोनों, यानी बहन और जीजा जी को मरवा दो। दोनों को मरवाने की आज्ञा बहराम ने पाश कर दी। कबीर खान ने इस काम को सुपारी दे दी वहां के कैथल के जंगल के डकैतों को कि ढूंढो और मार दो। फाइनली रजिया को ढूंढ करके 13 अक्टूबर को 1240 को मारा गया। जब दोनों भाग रहे थे, सोए हुए थे जंगल में, धावा वाला, तो भाला फेंका गया जो दोनों के पीठ पे लगा। पर 14 अक्टूबर 1240 को दोनों डेथ कर गए। समझ में आई हमारी बात? दोनों डेथ कर गए। इस तरह से रजिया का अंत हो गया। रिमेंबर, रजिया का मकबरा नहीं है, यूं जैसे तैसे एक छोटा सा पिंड बना करके चांदनी चौक के बीच एक गली में रखा हुआ है। इस्लाम में रजिया को अच्छा नहीं मानते हुए उसके लिए कुछ नहीं किया, जबकि भारतीय इतिहास में राजनीति के ख्याल से देखा जाए तो हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए।
विमेन एम्पावरमेंट के ख्याल से इस काम को करना चाहिए। पर चलिए जो भी है, तो याद रखिएगा रजिया गई। रजिया 4-5 अच्छे सवाल दे के गई। किसकी बेटी थी, किस तरह से गद्दी प्राप्त की, रजिया का गुलाम बॉडीगार्ड कौन था, अबिशीनिया का रहने वाला निग्रो जलालुद्दीन मलिक याकूत था। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पर आइए। अब देखते हैं रजिया का जो है समय कौन से 3 विद्रोह हुए। भाई बहराम शाह का, कबीर खां आमिर का और मलिक अल्तुनिया भटिंडा के गवर्नर का। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब अगली कड़ी आती है कि रजिया ने किससे शादी की, मलिक अल्तुनिया से की। रजिया को किसने कैद कर लिया, मलिक अल्तुनिया ने कैद कर लिया, ये है ना। रजिया कैसे पोशाक पहनती थी, पुरुष जैसे पोशाक पहनती थी। समझ में आई बात। ये सब एक कॉमन क्वेश्चन। एकमात्र भारतीय इतिहास में दिल्ली से शासन करने वाली महिला शासिका, तो ये चीज है। पॉइंट क्लियर। पूरे दिल्ली सल्तनत की एक महिला शासिका, तो ये खेल खत्म। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, रजिया के बाद कौन आया, आपको भी मालूम है, भाई बहराम शाह, जो 1240 से 42 रहा। हमें नहीं बताना उसके बारे में, वो उतना ही काफी है जितना लिखा दिया। फिर कौन आया, अलाउद्दीन महमूद शाह, 1242 से 46, जाने दीजिए। फिर कौन आया, अब आता है नासरुद्दीन मोहम्मद। नासरुद्दीन मोहम्मद जो आता है वो कब से कब, 1246 से 1265, ये इम्पोर्टेंट। अब उसमें भी 2 क्वेश्चंस पे इसको विराम दे देंगे, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स। आइए, तो मैंने जो कहा रजिया के बारे में वो बात हो गई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अगला जो है बेटा, रजिया बेगम क्लियर के बाद हमें ना तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, ना अहमद मशहूद, अलाउद्दीन मशहूद, और ना ही नासरुद्दीन, लेकिन फिर भी नासरुद्दीन के इन शॉर्ट, ठीक है। तो 8वें नंबर का जो है वो नासरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1265, ठीक है ना। इसका वजीर जो है गियासुद्दीन बलवन है। वजीर यानी मंत्री, मिनिस्टर, ये ध्यान रखना। इसके पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये, नासरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का ही पुत्र था, इसकी शादी बलवन की पुत्री से हुआ था। अर्थात बलवन जो है इस सुल्तान का फादर इन लॉ, ससुर है, और अपने फादर इन लॉ को वजीर के पद पर बैठाया है। किसके पद पर, वजीर के पद पर, यानी मंत्री का ओहदा है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो शख्स है इसके समय में बलवन का जनरली ताकत बढ़ा हुआ है, पावर ऑफ अटर्नी, ससुर है ना, पावर ऑफ अटर्नी एक तरह से
इसी के पास है, ये याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर? अब अगले पॉइंट पर आइए। ये तो समझ गया, एक क्वेश्चन का मालिक हुआ ये, ठीक है, याद रखिए। अब दूसरा क्वेश्चन, इस नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु कैसे हुई? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो याद रखिएगा, इसकी मृत्यु का संदर्भ समझिए। ससुर और दामाद दोनों पीते थे बैठ के, स्वाभाविक है, राजमहल है, और बलवन की महत्वाकांक्षा जाग पड़ी और वो चाहता था कि हम गद्दी प्राप्त करें। तो बलवन ने एक समय मौका अच्छा देखा, जब राजा मदहोश था, अपने दामाद का गला दाब कर मार दिया। चौक द थ्रोट टू किल। तो बलवन ने अपने दामाद सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद को डिक्लेयर कर दिया क्या सुल्तान। तो ये याद रखिएगा। तो किसने अपने दामाद सुल्तान की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया? यह हॉट क्वेश्चन है। बलवन। इसकी मृत्यु कैसे हुई? बलवन ने गला दबाकर मौत दे दी शराब पिए हुए समय। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करें बलवन की। अब अगला जो हमारा पूरा टॉपिक बलवन, यहां पर इतने ही थे दोस्तों। अब है आपके पास 9वें नंबर का शासक, जिसका नाम है गयासुद्दीन बलवन, जो 1265 से 1286 तक रूल किया। ठीक है, बलवन का संदर्भ समझना जरूरी है। बलवन आपको लगभग 10 सवाल देगा। बलवन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो 10 सवाल वो क्या देगा उसको समझिए। वो 10 सवाल के दायरे पर पूरा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। गियासुद्दीन बलवन इलबरी तुर्क था, यानी छोटे मुसलमान, यानी कम महत्व वाले कबीले का मुसलमान था, यानी इलबरी तुर्क था। पहला पॉइंट। वह शमसुद्दीन इल्तुतमिश का गुलाम भी था और गुलाम से मुक्ति मिलकर समधी भी बना था। क्वेश्चन अपना ध्यान में रखिएगा। इलबरी तुर्क की हैसियत से और समधी भी बना, अर्थात वह इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित तुर्क ए चहलगानी का एक सदस्य भी था। जब सुल्तान बना बलवन, तो इसने तुर्क ए चहलगानी को नष्ट कर दिया, विनिष्ट कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। हॉट क्वेश्चन। तुर्क ए चहलगानी को किसने डिसॉल्व किया? बलवन ने, जो खुद उसका मेंबर था, ताकि अदर मेंबर्स चैलेंज ना करें कि हम कैसे सुल्तान बन गए। ये अब आइए, बलवन जो है नियामते खुदाई, नियामते खुदाई का टाइटल रखा, जिसका अर्थ होता है खुदा की इच्छा, ठीक है ना। नियामते खुदाई यानी खुदा की इच्छा, डिजायर ऑफ अल्लाह, खुद को घोषित किया। इसने एक और टाइटल रखा, जिल्ले अल्लाह। जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की छाया, द शैडो ऑफ अल्लाह, शैडो ऑफ गॉड। उसने कहा कि मैं अल्लाह की छाया हूं। देखा आपने, दो टाइटल्स गए। इलबरी तुर्क था, शमसुद्दीन का दामाद समधी भी बना और गुलाम भी था, चालीसा का सरदार था, चालीसा को भंग किया, अपने दामाद की गला दबाकर हत्या किया और खुद सुल्तान घोषित हुआ। समझ में आई बात? अब आइए अगले पॉइंट पर। बलवन का परिचय आपको मिल रहा है। अब बलवन के लिए आइए। बलवन अक्सर कहता था कि एक हाथी 500 घोड़े पर भारी पड़ेगा, ऐसा। आर.एस. त्रिपाठी नाम के इतिहासकार हुए, जिनकी किताब उत्तर प्रदेश में बहुत पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में। और आर.एस. त्रिपाठी ने डिक्लेयर किया है कि बलवन जो स्पीच देता था वो हिटलर के जैसा स्पीच था और समा बांध देता था, यानी उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, स्पीच अच्छा देता था, प्रेरणा स्रोत था जैसे हिटलर था। ये चीज है। जैसे मोदी कभी कभी भाषण देता, समा बांध देता, अब वो बात नहीं रही। वाजपेयी जी, ये चीज है। जैसे इंदिरा गांधी की भाषा बड़ी अच्छी होती थी। ये चीज है। कहने का मतलब ये है, समा बांध देता था।
ये सब क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी और आईएएस में भी। मैं कुछ भी अनर्गल बातें नहीं करता, जो भी है सॉलिड बातें हम करते हैं। अब ध्यान दीजिए। तो यहां तक समझ में आ गई बात। अब आते हैं अगला। बलबन ने किलो खरी का महल बनवाया, जिसको लाल कोट महल कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि लाल कोट महल किसने बनवाया दिल्ली में, तो इसने बनवाया। अब आइए बलबन के। बलबन के समय में बंगाल में देखते हैं कि काफी कुछ विद्रोह हुए। तुगरील खान नाम का गवर्नर विद्रोह कर दिया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसने एक सेना भेजी जो हार के आ गया, तो फिर कहा कि अब चलो, खुद गया। और गया तो तुगरील खान जहां भी छुपा, अपने सिपाही को कहा कि मुझे उसका सिर चाहिए कटा हुआ। तो ढूंढ ढांड के उसका सिर काट के लाया गया। जिसने ये सिर काट के लाया उसका टाइटल दिया तुगरील कुश, यानी तुगरील का शिकार करने वाला। फिर वहां पर अपने बेटे बुगरा खान को गद्दी पर बैठाया गवर्नर के तौर पर, और हिदायत दी तुम भी विद्रोह मत करना वरना यही हाल करूंगा। कहते हैं, इसामी नाम का इतिहासकार लिखता है कि कैपिटल, बंगाल की कैपिटल लखनौती में जितने भी तुगरील के समर्थक फैमिली मेंबर थे, विद्रोही थे, सबके सर काट करके सड़क के बगल में बांस की खूंटी लगा के सबके सिर मुंड सजा दिए गए थे। कहते हैं ऐसा 3 माइल, 4.5 किलोमीटर तक किया गया था। विद्रोहियों के सिर कलम किए गए थे। कहते हैं नरमुंडों की दीपावली मनाई गई थी। ये बलबन था। पॉइंट क्लियर। बलबन जो है, देखते हैं जो अयोध्या है, अयोध्या में उसका एक गवर्नर था जिसे मुंह दराज कहते हैं। उसका चेहरा लंबा था तो मुंह दराज कहते हैं, ठीक है ना। वैसे इसका नाम जो है आया है एक बुक में, बताता हूं। चलिए, तो मुंह दराज कहलाता था। उसने अपने नौकर को पीटा था। इससे इसको बड़ी तकलीफ हुई, गुलाम को पीटा था। तो उसे 15 कोरे मारने की सजा तो दी ही गई थी। साथ साथ कहा था कि इसको तब तक मारते, उसको 15 कोरे नहीं, तब तक मारते रहो जब तक कि वो मर न जाए। तो अवध यानी अयोध्या, यही अयोध्या जो है कि गवर्नर मुए दराज को फाटक पे, एंट्री गेट जो होता है शहर का, उल्टा लटका के तब तक मारा जब तक मर न जाए। इसका दामाद एक था, दामाद, जिसने जो है अपने गुलाम को पीटा था, इसलिए उसको 15 कोरे बीच चौराहे पर खड़े करके मरवाया। अपने दामाद को भी पिटवाया। सोनिया गांधी ऐसा नहीं कर सकती रॉबर्ट वाड्रा के लिए। तो ये मतलब है। 2 पॉइंट हो गए। अब आइए, इसका मतलब हुआ कि ये जस्टिसफुल सुल्तान था, बहुत ही न्याय प्रिय शासक। पॉइंट क्लियर। न्याय प्रिय शासक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बलबन को जाने दीजिए। अब बलबन का अगला पड़ाव है। बलबन जो है, इसने राजत्व का सिद्धांत तैयार किया। जब वो आया गद्दी पर तो इलबरी तुर्क था। कहा कि मैं अफरासियब का वंशज हूं। ईरान यानी पर्शिया यानी फारस में अफराशियब एक फैमिली हुआ करती थी। अफराशियब बहुत दिव्य शक्ति वाला पुरुष था, तो उससे अपना नाता जोड़ने पर गर्व महसूस होता था इस्लाम को। जैसे सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, ये मतलब है। तो याद रखिएगा, मैं अफरासियब का वंशज हूं, इसने ये डिक्लेयर किया, अपना नाता जोड़ लिया। ईरान का जो त्योहार होता था उसके दरबार में, जिसको कहते हैं आप नवरोज, जो पारसियों का, जोरास्ट्रियन का त्योहार है, वो सेलिब्रेट करना शुरू किया दिल्ली दरबार में। इसी ने शुरुआत की। तो नवरोज उत्सव किसने मनाना शुरू किया, कहां से इंस्पायर्ड था, कहां से फैसिनेट था, कहां की नकल करता था, ईरान की। ईरानी स्टाइल पर अपने तीनों बेटे, तीनों पोते का नाम रखा। राजमहल को उसी के अनुसार तैयार किया। सिंहासन उसी के हिसाब से, ईरान के राजा के हिसाब से बनवाया, और उसी अंदाज में बॉडीगार्ड्स वगैरह सब डाल दिए। ईरान के राज दरबार में राजा को अभिनंदन करने का एक प्रोटोकॉल था, एक तरीका था, जिसको कहते हैं सिजदा और पैबोश। सिजदा का मतलब होता है झुककर सलाम करना, लेकिन यहां सिर इतना झुके कि खुद के कमर से नीचे हो। यानी अगर ये इंसान है और ये कमर है और ये सिर है, तो ये, इसको कहते हैं सिजदा। तेरे नाम का सिजदा करूं खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन का गाना सुनिए, श्रीदेवी का सिजदा करता है। और फिल्म में देखते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग करते हैं,
सिजदा। और पैबोश मतलब होता है, पैबोस मतलब होंठ, होठों से सुल्तान के पैर, कदम चूमना, चूमना। भगवान का करते हैं ना, कदम चूमते हैं, चरणा अमृत लेते हैं, चौखट सीढ़ी उढ़ी सबको नमन करते हैं। तो भगवान बना लिया अपने, जिल्ले अल्लाह। उसने कहा कि जो अल्लाह की इच्छा होती है वही सही है, और अल्लाह की छाया में हूं, अपने को खुद को अल्लाह के करीब कर लिया और आवाम को दूर कर दिया ताकि कोई टच ना करे। इस फिलॉसफी में कोई डबल नहीं। ये लोकतंत्र की ताकत है कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री इस देश में बन सकता है। लोकतंत्र में 135 135 135 करोड़ लोगों की ताकत, करते 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 अपने को इतने लोगों से जोड़ करके अपने राज्य को अछूत कर लिया। बात समझाई, मायने रखता है। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसने क्या किया बलबन ने, तो राजत्व का जो सिद्धांत दिया इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ किंगशिप। सीधा पूछेगा राजत्व का सिद्धांत किसने दिया? दरबार में हंसने रोने इमोशंस पे प्रतिबंध लगा दिया। जब इसका बड़ा बेटा महमूद जो लाहौर का गवर्नर था मंगोल के आक्रमण में मारा गया, यह खबर आई तो सभी रोने लगे दरबार में। इसने दरबार में हिदायत दी कोई नहीं रोएगा, और दरबार को भंग कर दिया। कहा मेरा बेटा शहीद हुआ है, और अपने शयन कक्ष बेडरूम में जाके फुट फुट कर रोया। दिस इज द रियलिटी। तो ये रोने हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया दरबार में। ड्रेस कोड लेके आया, सभी को एक खास ड्रेस में रखा गया कि ये जो ओहदा है, ये ओहदा, ये ओहदा, सबका ये ड्रेस होगा। तो ड्रेस कोड इसी ने अप्लाई किया दरबार में, कोर्ट में, ये भी इसी का है। जब इसके महमूद बड़ा बेटा मंगोल आक्रमण में मारा गया, महमूद का दरबार लाहौर में था, और लाहौर में उसके दरबार में 3 लोग रहते थे, अमीर हसन दहलवी, फक्रे मुरीद, सॉरी फक्रे मुदिव्विर, और अमीर खुशरो। इन सब को कहा कि आप लोग स्कॉलर्स हैं, विद्वान लोग हैं, शेर व शायरी करने वाले साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, अब आप मेरे संरक्षण में दिल्ली दरबार में आ जाइए। पर फक्रे मुदिव्विर जो था उसे कहा मैं बहुत बुजुर्ग हो गया, अब कहाँ जाऊंगा, तो वो नहीं आए। तो अमीर हसन दहलवी और आमिर खुसरो ये दोनों बलबन के दरबार में आके रहने लगे। ये दोनों बलबन के दरबार, तो बलबन के दरबार में ये दोनों आगे, कहाँ से आए ये भी बता दिया। अब आगे आइए। तो बलबन को आपने देखा क्या किस तरीके से, जुडिशियल है, तुगरील खां वाला है। अब बलबन ने देखा कि अक्सर मंगोलों के आक्रमण नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पर बॉर्डर पे होते हैं, तो इसने एक तरीका निकाला और सोचा कि बॉर्डर पे अगर छोटे छोटे किले बना दें और वहाँ एक सेना हमेशा डिप्यूट कर दें तो ये रुक जाएगा। बिल्कुल वही सोचा और वही किया। क्या किया इसने? बॉर्डर्स, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे द सीरीज ऑफ फोर्ट्रेस, छोटे छोटे किलों का निर्माण किया, और वहां पर बहुत सारे कुमुक सेना डिप्यूट कर दिया। इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा किसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए छोटे छोटे किलों की श्रृंखला का निर्माण किया? कहाँ किया? नॉर्थन वेस्टर्न में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट क्लियर? अब आगे आइए। जो अब अगला क्वेश्चन है उस पर गौर फरमाइएगा। अगले क्वेश्चन का संदर्भ यह होता है कि बलबन जो है ये सारे काम किया, ठीक है। तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी बलबन के समय लिखा हुआ एक किताब है जो 1260 के आसपास लिखा गया था, ठीक है। उसके आगे का भी जिक्र है। तो इसमें बलबन का इतिहास है, और इसी में आपको एक खास चीज का जिक्र है जो यूपीएससी पूछता है, पीसीएस पूछता है। हैंडलूम, करघा, चरखा। गांधी जी का जो चरखा है इसका पहला रेफरेंस तबकाते नाशिरी पुस्तक में है जो बलबन के इतिहास को बताता है। हॉट क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये याद रखिए। चलिए अब हम अगला कड़ी में बात करें तो बलबन ने जो है ये सब काम तो किया है, मालूम ही है, और बलबन का यही काम इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे पूछता है उसकी उपाधियां, नवरोज, सिजदा पैबोस, और इसने एक केंद्रीय सेना की भी स्थापना की। तो एक्चुअली केंद्रीय सेना की स्थापना की मतलब नहीं, केंद्र में एक सेना रखा, याद रखिए, ये ठीक है। तो यहां तक उसने काम किया। बलबन जब बीमार पड़ गया तो अपने बेटे बुगरा खां को कहा यू हैव टू कम टू ज्वाइन दिस एज ए न्यू सुल्तान। उसने कहा मैं यहीं ठीक हूं बंगाल। तो बुगरा खां का जो बेटा है कैर खुशरव या कैकूबाद,
अपने पोते को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया, जो 1287 से 1290 के बीच में रहा, और उसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार दिया और मार कर छत से नीचे फेंक करके सुल्तान के तौर पर गद्दी पर बैठते हुए खलजी वंश की स्थापना कर। तो इस तरह से गुलाम वंश का ये सीक्वेंस समाप्त होता है 10 सुल्तानों का। अब खटपट 5 से 7 मिनट में कुछ चीजें समझिए कि इस पीरियड के इंपॉर्टेंस चीजें। इल्तुतमिश के लिए एक और क्वेश्चन होगा, इल्तुतमिश के लिए एक और क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने क्या किया, भारत में जजिया टैक्स लगाने की शुरुआत की। अब कहेंगे जजिया क्या होता है? देखिए, जजिया टैक्स का मतलब है गैर मुसलमान जो भारत में थे, मुसलमान भारत में आए तो उसने कहा कि हमारे इस्लामिक राज तो है नहीं, दारुल हर्ब है ये, दारुल इस्लाम ने, तो अन्य धर्म के लोग रह सकते हैं और हम तो हैं ही, तो हमको कितने हैं, तुम 10,000 हो, हम 10 लाख हैं, कहाँ भगाओगे, तो जुल्म कर सकते हो, पावर है वगैरह। तो उन्होंने क्या किया कि सेना में भर्ती नहीं हो सकते गैर इस्लाम, न राजकाज में लेते थे, बस आप हैं टैक्स देने वाले हैं, ठीक है, तो आपकी सुरक्षा हम कर रहे हैं, तो सुरक्षा के ख्याल से उससे एक टैक्स लेते थे। तो याद रखिए, जजिया नाम का एक टैक्स जिसने इल्तुतमिश ने शुरुआत की, जिसमें नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, ये एक सुरक्षा कर था। जिसने भी जजिया टैक्स पे किया या जो करता था उसे जिम्मी कहा जाता। जिम्मी मतलब जो सुरक्षित हो गया है। जजिया टैक्स याद रखिएगा, इन द बिगिनिंग में ब्राह्मणों पर नहीं लगा। किस पे नहीं लगा? ब्राह्मणों पर नहीं लगा, महिलाओं पर नहीं लगा, साधु सन्यासियों पर नहीं लगा, भीख मांगने वाले लोगों पर नहीं लगा, अपंग हैंडीकैप्ड दिव्यांग पर नहीं लगा, गुलामों पर दासों पर नहीं लगता, बालिग नाबालिग तो नाबालिगों पर नहीं लगता, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इन सब पर नहीं लगता, जो कमाते थे वो देते थे। 48 जीतल, 24 जीतल, 12 जीतल, इस 3 कैटेगरीज थी, जस्ट लाइक, ये याद रखिएगा। अब आइए, यहां तक तो आपने देख लिया कि ये क्या क्या किया, और इसके साथ इसे हम जो है गुलाम वंश को जनरल तरीके से समाप्त करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो मैं पढ़ रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। बलबन के समय में हम देखते हैं कि हलाकू नाम का जो एक मंगोल शासक था, आक्रमण किया, जिसकी सेना को मार भगाया गया, ये ध्यान में रखिएगा। और बलबन के जब है उसी वक्त हम देखते हैं, बलबन के समय में 1260 में देखते हैं एक भारतीय मुसलमान है, ठीक है, 1260 में भारतीय मुसलमान है जिसका तबकाते नासिर में जिक्र है, जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, ये तो देख लेते हैं। और सिजदा पैबोस की शुरुआत की, ये भी आपने देख लिया। फिर मद्यपान निषेध कर दिया, यानी इसने मद्यपान निषेध कर दिया, मतलब कि कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान नहीं करेगा, शराब उराब नहीं पिएगा। ड्रेस कोड दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आइए, चालीसा का नाश किया, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना देखते हैं, ये करेगा अलाउद्दीन, अभी नहीं। अब अवध का जो सूबेदार था, ठीक है ना, अमीन खां, मुए दराज, उसको अयोध्या के फाटक पर लटका करके मरवा दिया। फिर हम देखते हैं आपका मलिक बकबक जो था, ठीक है, उसको कोड़े से पिटवाया था। और दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन इसका दोस्त था, सुनम समाना में अपनी चौकी बनाया था ताकि मंगोल आक्रमण को रोका जा सके। फिर हम देखते हैं अगला, मोहम्मद खां के दरबार में शेख शादी, अमीर हसन दहलवी और अमीर खुसरो रहते थे, तो शेख शादी तो नहीं आए, वही फखर मुदव्विर। अगला जो है आपका इस्लामिक स्कॉलर्स, जो टीचर होते हैं उसे उलेमा कहा गया है इस पीरियड में, और पूरे मुगल पीरियड में, और आज भी इस्लामिक स्कॉलर्स टीचर को उलेमा कहते हैं। 4 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे गुलाम वंश के समय, 4 प्रकार के मंत्री। एक वजीर, वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर होते थे, जिसके पास फिनेंस, जिसके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था। फिर होता था दीवान इंसा, दीवान इंसा, ये जो सरकारी घोषणाएं होती थी, जो उसको यानी प्रकाशन विभाग या पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, या प्रवक्ता जो कहते हैं, तो सरकारी घोषणाओं को करने वाला विभाग जो होता था दीवाने इंशा, उसके चीफ को कहते थे। दीवाने इंसा के बाद होता था दीवाने रशालत। दीवाने रशालत का मतलब है जितने भी कूटनीतिक व्यवहार, पत्र व्यवहार अन्य देश राज्य अधिकारियों के साथ होता था, पत्र व्यवहार का काम, कॉरस्पॉन्डेंस किया जाता था या डिप्लोमेटिक रिलेशंस,
वो दीवाने रसालत के नाम से होता था, ये ध्यान में रखिएगा। और मुशरिके मुमालिक, ये महालेखाकार, ऑडिटर जनरल के पद पर जो होता था, ऑडिटर जनरल के पोस्ट को मुशरिके मुमालिक कहा गया है। और मुस्तफ़ी ए ममालिक का मतलब है क्या, ऑडिटर जनरल जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो परीक्षक है, महालेखा परीक्षक होता था, मुस्तफ़ी ए ममालिक। ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम उठा करके फिरोज शाह तुगलक के समय में पढ़ाएंगे। अब आइए, बरीद ए ममालिक जो होता था वो गुप्तचर सेना का प्रधान होता, जो पोस्ट है बरीद ए ममालिक। काजी उल, ठीक है ना, कुजात या काजी उल ममालिक, तो काजी उल ममालिक जो होता था वो पूरा का पूरा जो है दरबार का, राज दरबार का न्यायाधीश होता था। तो सेंट्रल में जो बैठता था काजी उल ममालिक, जुडिशियरी का चीफ होता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह। अमीर हाजिब, यानी कि मतलब दरबार में शिष्टाचार विभाग जो होता था उसका ये अधिकारी होता। अमीर हाजिब मतलब शिष्टाचार, प्रोटोकॉल देखता था अमीर हाजिब। हॉट क्वेश्चन है। साइन ए पीला, पीलू मतलब हाथी, साइन ए पीला मतलब हस्ती सेना का प्रधान, ठीक है। अमीर ए बहर, नौसेना बहर कहलाती, तो अमीर ए बहर नौसेना का प्रमुख। सरे जादार, सुल्तान का जो बॉडी गार्ड होता उसका जो चीफ होता, द चीफ ऑफ सुल्तान्स बॉडी गार्ड्स आर्मी, सरे जादार ये होता था। इक्ता हो गया, इक्तादार हो गया, ठीक है। अब 5 प्रकार जो टैक्स होते थे उस टैक्स को समझिए। 5 प्रकार के टैक्स। पहला होता था खुम्स। खुम्स का मतलब है लूट का माल में राज्य का हिस्सा। तो अलाउद्दीन से पहले जो लूटा जाता था राज्य को, किसी अन्य राज्य पे चढ़ाई किया, महल पे चढ़ाई किया, वहां के आवाम को लूटा, बासिंदों को लूटा, तो जो भी लूट का माल सिपाही इकट्ठा करते उसका 20% सरकार को दे देते, यानी राज्य के खजाने में, और 80% में ये सारे सैनिक बांट लेते, चाहे सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा वैसा कुछ भी हो, अनाज उनाज कुछ भी हो। लेकिन जब अलाउद्दीन वेतन देने लगा सिपाहियों को तो कहा कि अब जो लूटोगे तो उसमें सरकारी हिस्सा 80% होगा, तुम लोग 20% में जाओगे। तो 80% अलाउद्दीन के समय जाने लगा। तो खुम्स का अर्थ है लूट के माल में सरकारी हिस्सा, जो अलाउद्दीन के समय में 80% हुआ, उससे पहले 20% था, तो खुम्स कहलाया। ये सेकंड नंबर पे इकोनॉमी का साधन था, रेवेन्यू कलेक्शन का साधन था, इसमें खूब लूटपाट होती थी। अब आइए खराज। खराज मतलब है लैंड रेवेन्यू, माल गुजारी, भू राजस्व। खराज जो था वो पहले 30-35% होता था, बाद में 50% हो गया। तो खराज में जो था, जो नॉन मुस्लिम फार्मर्स होते उससे टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 50% सरकार ले लेती और 50% किसान के पास। जबकि मुसलमान फार्मर जो होते, मुस्लिम फार्मर, उससे 25% लेते, 75% मुसलमान किसानों के पास आ जाती थी। ये चीज है, इतिहास है, इसको विश्लेषण करिए, समझिए, पढ़िए और क्या करिए। अब अगले पॉइंट पर खुम्स हो गया, खराज हो गया। अब है जजिया। जजिया बता दिए ना, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला। और गैर मुसलमान मतलब उस टाइम में कौन थे? पारसी थे, बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, हिंदू धर्म थे, यहूदी नहीं थे, सिख बाद में, तो इन सब से लिया जाता, जिम्मी कहलाते। अब जकात एक था जो धार्मिक करता, जजिया नॉन रिलीजियस टैक्स, क्योंकि किसी एक रिलीजन से नहीं, एक्सेप्ट इस्लाम सभी रिलीजन से लिया जाता। अब जकात जो है वो रिलीजियस टैक्स है। जकात किससे? ओनली फ्रॉम मुसलमान अर्नर, जो मुसलमान कमाते थे उससे। कितना? पूरे एक साल की कमाई का 2.5%, 2.5%। यूज कहां होता? धार्मिक कार्यों पर, मदरसा बनाना, मकतब बनाना, वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स फैमिली के लिए, मुल्लाओं के लिए, इन सब के लिए दिया जाता था वो धन। तो इसको क्या कहते थे? जक़ात। 2.5%, 1/40 एनुअल इनकम का अर्नर देते। ये धार्मिक है, एक विशेष धर्म से वसूला जाता, उसी धर्म पे खर्च किया जाता, इसलिए धार्मिक है। रिलीजियस टैक्स जकात, नॉन रिलीजियस टैक्स जजिया। और आगे जाके फिरोज तुगलक एक टैक्स लगेगा उस्र। उस्र का मतलब है सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स। फिरोज शाह तुगलक ने जो कई नहर बनाए, नहर का पानी से अगर सिंचाई करते हैं, सरकारी नहर के पानी से, तो आपको टोटल क्रॉप्स के उपज का 10% देना पड़ेगा इफ यू आर नॉन मुस्लिम्स फार्मर। इफ यू आर मुस्लिम फार्मर्स देन यू हैव टू जस्ट पे 5% ऑफ
टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ये 5 टैक्स का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, आगे अब देखते हैं। सबसे बड़ा साधन खराज था, दूसरे नंबर पर लूट का माल था, जैसा मैंने आपसे बताया ही है। फिर अगला है आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो खालिशा नाम की भूमि होती थी, जो जनरली दिल्ली से लेकर इलाहाबाद के कड़ा तक गंगा यमुना के मैदान के दोआब वाला पार्ट होता, जो सबसे उपजाऊ था और सुरक्षित था। तो दोआब जो है, दोआब वाला क्षेत्र, उस भूमि का नाम था खालिसा। और खालिसा का मतलब ये हुआ कि ये भूमि से जो टैक्स आते हैं, रेवेन्यू आते हैं, वो डायरेक्ट सुल्तान के पर्सनल खाते में जाएगा, सुल्तान की फैमिली के लिए, डायरेक्ट सेंट्रल का। ये ध्यान रखना। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के तहत आने वाले जमीन को, भूमि को, भूरा से वो क्या कहते हैं, खालसा, जो दिल्ली से कड़ा तक दोआब का क्षेत्र था। चलिए, ये भी हो गया आपका। अगला है मदरसा। शब्द क्या है? ये मदरसा हाई स्कूल हुआ करता था, हाई स्कूल की पढ़ाई होती थी। और जो मकतब है वो प्राइमरी स्कूल होता था, जो हर गांव में या हर जगह जहां भी मस्जिद है, मस्जिद से सटा होता था। मकतब प्राइमरी स्कूल, मदरसा हाई स्कूल होता था। मुसलमान लोग यहाँ पढ़ते थे और समय के साथ हिंदू लोग भी यहाँ पढ़े, आज भी पढ़ते हैं बंगाल में, बिहार में। अब आइए, इस तरह से आपने जो देखा, कुल मिलाकर के अब दिल्ली सल्तनत के तहत 1206 से 1290 के बीच के गुलाम वंश की तमाम बातों को देख लिया। अब हमारा जो अगला पड़ाव होगा, जो कल होगा, वो होगा खिलजी। खिलजी का शॉर्ट स्पाइन है, और तुगलक। तो खिलजी और तुगलक वंश दोनों कल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो खिलजी और तुगलक कल नहीं करेंगे, कल बेटा हम बात करेंगे आपकी पॉलिटी की, कल और परसों। आज बुधवार है तो बृहस्पति शुक्र है, और सैटरडे संडे फिर हम हिस्ट्री उठा के थोड़ा हिस्ट्री को जल्दी से शॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। समय अभी 5-7 मिनट है, लेकिन मैं थोड़ा वो देख लेता हूँ, क्या कहते हैं, भूमि पूजन की बात है ना। समय लगभग हो गया, वैसे तो लाइव चल रहा है, पर हमें उतना नहीं देखना, हमें 10-15 मिनट का देखना है क्लिप। ठीक है, तो वो मैं देख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।